ओके स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू स्टडी वी। जिस तरह हम आरसीसी के IS 456 2000 के प्रोविजंस देख रहे हैं, ठीक है, और जो कि एक्सपेक्टेड है UPPSC AE और SSC JE में, उसकी एक लेक्चर सीरीज़ हम अलग से चला रहे हैं। उसी प्रकार हम IS 800 2007 स्टील के जो मेन प्रोविजंस हैं, ठीक है ना, जो कि एक्सपेक्टेड हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए, वो हम कवर करेंगे, ठीक है, और काफ़ी अच्छे तरीके से करेंगे और कंप्लीट सीरीज़ करेंगे, ठीक है, बीच में किसी को नहीं छोड़ा जाएगा, ठीक है। तो आप इसको फॉलो करिएगा, आपको हेल्पफुल होगी। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं जनरल रिक्वायरमेंट से। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव रिवेट होल डायमीटर। देखिए, एक नॉमिनल डायमीटर होता है, एक होल डायमीटर होता है। होल डायमीटर ऑब्वियस सी बात है नॉमिनल डायमीटर से बड़ा होगा। अब होल डायमीटर कितना बड़ा होता है नॉमिनल डायमीटर से, ये डिपेंड करता है कि कई फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो पहला क्या है कि अगर यहाँ पर होल डायमीटर की वैल्यू अगर 25 mm से कम हो रही है, तो रिवेट के केस में क्या होता है, जो होल डायमीटर मिलता है वो आपको नॉमिनल डायमीटर से 1.5 mm बड़ा मिलता है। वहीं अगर होल डायमीटर की वैल्यू 25 mm से ऊपर है, तो जो अपने को होल डायमीटर मिलता है वो नॉमिनल डायमीटर से 2 mm ज़्यादा मिलता है, ठीक है। तो जो 25 mm बड़ा या छोटा है वो याद रखिएगा कि यहाँ पे जो होल डायमीटर के रिस्पेक्ट में है, ठीक है ना, और होल डायमीटर ही अपन डिटरमाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो अपने को इस होल डायमीटर अगर 25 से कम होता है तो आपको नॉमिनल डायमीटर में 1.5 mm प्लस करना है, और वहीं अगर होल डायमीटर 25 mm से ऊपर होता है तो नॉमिनल डायमीटर में आपको 2 mm प्लस करना है। ओके, नाउ नेक्स्ट प्रोविजन वी हैव डायमीटर ऑफ बोल्ट होल। जिस प्रकार हमने रिवेट के होल डायमीटर की वैल्यू देखी, उसी प्रकार हम बोल्ट के जो होल है उसके डायमीटर की वैल्यू देखेंगे, ठीक है। तो वो कुछ ना कुछ बड़ा ही होगा रिवेट बोल्ट के डायमीटर से, ठीक है। तो बोल्ट के डायमीटर, नॉमिनल डायमीटर अगर 12 से 14 mm है, ठीक है, तो जो आपको होल डायमीटर अगर निकालना है तो आपको इस नॉमिनल डायमीटर में 1 mm प्लस करना पड़ेगा, तो आपको क्या पता चल जाएगा, होल का डायमीटर पता चल जाएगा। सिमिलरली 16 से 22 mm में के बीच में अगर आपका नॉमिनल डायमीटर है तो आपको +2 करना पड़ेगा टू गेट द वैल्यू ऑफ डायमीटर ऑफ बोल्ट होल। ओके, सिमिलरली फॉर 24 mm we need to +2 mm in the nominal diameter to get the value of diameter of bolt hole। इसी प्रकार अगर आपकी 24 mm से ज़्यादा है बोल्ट का डायमीटर, नॉमिनल डायमीटर, तो आपको होल का डायमीटर निकालने के लिए +3 उसमें +3 करना पड़ेगा नॉमिनल डायमीटर में टू गेट द वैल्यू ऑफ डायमीटर ऑफ बोल्ट होल। ओके, नाउ नेक्स्ट वी हैव नॉमिनल डायमीटर ऑफ बोल्ट बाय अनविन्स फार्मूला। अनविन्स जी ने एक फार्मूला दिया था कि आप डायमीटर ऑफ बोल्ट निकाल सकते हो, है ना, कि बोल्ट का कितना डायमीटर होगा जिस कनेक्शन में आप बोल्ट डाल रहे हो। अब जो कनेक्शन होगा वो किसका होगा, प्लेट्स का कनेक्शन होगा, ठीक है। तो जो डायमीटर ऑफ बोल्ट होल है वो कहीं ना कहीं डिपेंड करता है कि आप जो थिकनेस ऑफ प्लेट होती है, मिनिमम थिकनेस ऑफ प्लेट टू बी ज्वाइंट, ठीक है। तो D = 6.04√T बोला है इन्होंने। तो जो T की वैल्यू होती है यहाँ पे मिनिमम थिकनेस ऑफ प्लेट्स टू बी कनेक्टेड होती है, और D जो है आपको डायमीटर ऑफ रिवेट बोल्ट मिल जाता है इन mm में। साथ ही जो थिकनेस होनी चाहिए मिनिमम, अनविस जी ने कहा था कि वो थिकनेस 8 mm से ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, ये फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, नाउ बोल्ट ग्रेड इन LSM, ठीक है ना। कुछ बोल्ट ग्रेड अपने को डिफाइंड हैं लिमिट स्टेट मेथड में, जैसे कि 4.6, 4.8, 5.6, 5.8, 8.8 एंड 10.9। इनके लिए यील्ड स्ट्रेस जो कि डिनोट करते हैं अपन FYV से, और अल्टीमेट स्ट्रेस जो कि डिनोट करते हैं FUB से, हमें गिवन होते हैं, ठीक है ना। ज़्यादातर ये आपको क्वेश्चन में गिवन मिलेंगे, ठीक है, बट आप कभी इनकी वैल्यू पूछी जाए तो आप इनको याद भी कर लीजिएगा। जैसे 4.6 के लिए जो यील्ड स्ट्रेस ऑफ बोल्ट, यहाँ पे बोल्ट की बात हो रही है, ठीक है, तो जो यील्ड स्ट्रेस है वो 240 न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है। साथ ही अल्टीमेट स्ट्रेस 400 न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है।
आप इसको एक तरीके से और देख सकते हैं कि जैसे अगर 4.6 का मतलब क्या हो जाता है कि अल्टीमेट स्ट्रेंथ 400 होगी। आप यहाँ जो 4 है वो 400 यहाँ पे अल्टीमेट स्ट्रेंथ को डिनोट करता है। साथ ही यील्ड स्ट्रेंथ निकालने के लिए आप क्या करोगे, इस 400 में 0.6 का मल्टीप्लाई कर दोगे। जो यहाँ पे डेसिमल के बाद वैल्यू होती है 0.6, उसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको यील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है। सिमिलरली अगर आप देखोगे तो 4.8 ग्रेड के लिए जो यील्ड स्ट्रेस की वैल्यू होती है 320 होती है और अल्टीमेट स्ट्रेस की 420। 5.6 के लिए 300 एंड 500। 5.8 के लिए ये 400 हो जाती है और यहाँ पर 520 मिल जाती है। 8.8 ग्रेड के लिए यील्ड स्ट्रेस की वैल्यू 640 होती है एंड अल्टीमेट स्ट्रेस की वैल्यू 800 होती है। 10.9 के लिए ये 940 होती है और अल्टीमेट स्ट्रेस वैल्यू 1040 हो जाती है। ओके, दैट्स ऑल अबाउट बोल्ट ग्रेड। अब हम कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे स्ट्रक्चरल स्टील की। ठीक है। ओके, ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि यूनिट मास ऑफ स्टील कितना होता है। तो हम स्ट्रक्चरल स्टील की बात कर रहे हैं, तो याद रखना आप स्ट्रक्चरल स्टील की बात कर रहे हैं। यूनिट मास ऑफ स्टील जो होता है 7850 kg पर मीटर क्यूब होता है। ये आरआरबी का क्वेश्चन भी है। आरआरबी में अभी मेंस में पूछा गया था ये क्वेश्चन कि यूनिट मास ऑफ स्टील कितना होता है। तो ये जनरल क्वेश्चन है, कहीं भी पूछा जा सकता है, वन लाइनर क्वेश्चन है। ठीक है। ओके, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो होती है वो कितनी है, तो 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm² होती है। ओके, पॉइजन्स रेशियो जो होता है वो 0.3 होता है, ये याद रखना आप। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी 0.69 × 10⁵ न्यूटन पर mm² होती है। कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन कई बार पूछा जा चुका है, 12 × 10⁻⁻6 पर डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है। एक पॉइंट आपको याद रखना है जो कई बार पूछा जा चुका है, जो आप कंफ्यूज करेगा और ठीक है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ ग्रेड ऑफ स्टील, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ ग्रेड ऑफ स्टील, यूनिट मास, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड पॉइजन्स रेशियो ऑफ स्टील the same for a structure. ओके, ये थोड़ा सा वो है, क्या बोलते हैं इसको, आप कलर पॉइंट है थोड़ा सा, मैं आपको बता देता हूँ पॉइंट क्या है कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ ग्रेड ऑफ स्टील। ठीक है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ ग्रेड ऑफ स्टील मतलब ग्रेड ऑफ स्टील कुछ भी हो सकता है। ठीक है, Fe250 हो सकता है, Fe415 हो सकता है, ठीक है, Fe500 हो सकता है, कुछ भी ग्रेड ऑफ स्टील हो सकता है, बट जो उसकी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होती है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ ग्रेड, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी सबकी सेम होती है और वो 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm² होती है। आपको याद रखना है कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कभी भी चेंज नहीं होती है। ग्रेड अगर चेंज होता है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पर। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट वी हैव मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील। ठीक है। ओके, तो Fe410 के लिए ये स्ट्रक्चरल स्टील की बात हो रही है अब। ठीक है, अगर थिकनेस जो है 20 mm से कम है, ठीक है ना, मेंबर की, तो जो यील्ड मिलेगी अपने को, यील्ड स्ट्रेस मिलेगा वो 250 न्यूटन पर mm² मिलेगा। ठीक है ना। साथ ही अगर थिकनेस 20 से 40 mm हो जाती है तो जो यील्ड स्ट्रेस की वैल्यू मिलती है वो 240 मिलने लगती है। ठीक है, और अगर थिकनेस 40 mm से ज़्यादा है तो यील्ड स्ट्रेस अपने को कितना मिलता है, 230 मिलता है। ओके, जो अल्टीमेट स्ट्रेस की वैल्यू होती है Fe410 के लिए वो 410 होती है। जो स्ट्रक्चरल स्टील में यहाँ पे 410 है वो रिप्रेजेंट करता है अल्टीमेट स्ट्रेंथ को, ना कि यील्ड स्ट्रेंथ को। तो याद रखना, परसेंटेज एलोंगेशन जो होता है वो 23% होता है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो ये आपको प्रोविजंस याद रखने हैं। एक तो एक आपको ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ याद रखनी है, ठीक है ना। बोल्ट ग्रेड में यील्ड स्ट्रेस और अल्टीमेट स्ट्रेस की वैल्यू याद रखनी है कितनी होती है। या अनवेंस फार्मूला तो याद आपको रखना ही है, ठीक है। साथ ही फिर आपको डायमीटर ऑफ बोल्ट होल याद रखना है कि कितना स्टैंडर्ड क्लियरेंस रहता है, ठीक है। कितना प्लस करने पे आपको बोल्ट के होल डायमीटर की वैल्यू मिल जाती है। साथ ही आपको रिवेट होल डायमीटर के प्रोविजंस भी याद रखने हैं
और ये याद रखना है कि यहाँ जो डी नॉट होता है वो होल डायामीटर होता है, ना कि नॉमिनल डायामीटर। ठीक है, तो ये आपको सब याद रखना है। ओके, थैंक यू फॉर टुडे।